Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. देखिए ये क्वेश्चन है। दो चैम्बर हैं ए एंड बी। इसमें 1 मोल गैस है ए में, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। और ये एक नॉब से कनेक्टेड है। What is the change in entropy of gas when knob is opened? बताइए। वही 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 वैल्यू पूछिए। चेंज इन एंट्रोपी। हाँ बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। यहाँ पे दो चैम्बर हैं ए और बी। ए में 1 मोल गैस है और ये आपका नॉब है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया कि अगर मैं नॉब को ओपन कर दूं तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा। इंसुलेटेड चैम्बर है ए और बी, सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वैसे मुझे एंट्रोपी का क्वेश्चन केमिस्ट्री वालों से पूछेगा, मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है एंट्रोपी के बारे में। तभी किसी हो सकता है आप में से किसी का आंसर आ जाए तो मैं बता देता हूँ।
हाँ, इंसुलेटेड चैम्बर दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और इसमें 1 मोल गैस है, बस यही गिवन है डेटा। Insulated chamber A and B of the same volume connected by a closed knob. 1 mole of perfect gas is confined in chamber A. What is the change in entropy of the gas when knob is opened? R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बताइए एंट्रोपी चेंज क्या होगा? मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि एंट्रोपी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। मेरे को भी केमिस्ट्री वाली फैकल्टी से ही पूछना पड़ेगा। सर एंट्रोपी का फॉर्मूला तो Q अपॉन T होता है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू दी हुई है 4-5 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 1.46, 3.46, 5.46, 7.46 जूल पर केल्विन। सर 5.46। कैसे आया? सर इसमें एक फॉर्मूला लगता है लॉग वाला, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो। हाँ, इंसुलेटेड चैम्बर है तो आइसोथर्मल ही होगा। हाँ तो सर इसका फॉर्मूला होता है मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 2.303 n r log v2 अपॉन v1। ठीक है, तो V2 क्या लिया? टोटल वॉल्यूम। हाँ सर 2V। 2v ले लेंगे अगर दोनों का सेम है तो। हाँ, और ये V। देखिए इन्होंने जो फॉर्मूला बताया उससे आंसर तो शायद आ रहा है, जो ही एक बार चेक कर लीजिएगा अगर ये फॉर्मूला है तो। मैं बाबा बोल रहा हूँ, एंट्रोपी के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता, तो मैं कुछ यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। यस सर करेक्ट। ठीक है, तो हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। इंसुलेटेड चैम्बर है मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आने वाला, इंसुलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आइडियल गैस है confined in an isolated closed chamber। एक क्लोज चैम्बर है, इसमें आइडियल गैस है। और यहाँ पे दिया हुआ है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। The average time of collision between the molecules increases as v to the power q। जो टाइम ऑफ कोलिजन है, सिंपल, यहाँ पे क्या है आपका, अगर किसी भी चैम्बर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो हमेशा टकराते रहते हैं, ठीक है, कोलिजन होता रहता है। तो जो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं उसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज कोलिजन टाइम, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो जो एवरेज कोलिजन टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो किसके प्रोपोर्शन है, v टू द पावर q।
एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि वो इस हिसाब से चेंज हो रहा है टाइम ऑफ कोलिजन। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या हो? देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिया हो, हम लोग अगर देखें क्वेश्चन को पिक कैसे करेंगे कि जब भी कोलिजन होगा, कोलिजन कब होगा? जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तभी पार्टिकल्स मूव करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब हम लोगों ने याद कीजिए कहा था, जब हम लोगों ने केटीजी पढ़ा तो एक एजम्पशंस लिखवाए थे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होती है? काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, ठीक। तो हमें सोचने का तरीका यहीं से मिलेगा कि हमने सोचा कैसे जाए क्वेश्चन को। यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और टाइम ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो रहा है। अगर टाइम ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। कोलिजन का रेट बढ़ रहा है तभी तो टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी होगा, ठीक। तो मतलब कि टेम्परेचर वेरिएबल होना चाहिए। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिया हुआ है तो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को सोचने का तरीका है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो हमारे पास बहुत सारे रिलेशन थे ना, पी वी टू द पावर इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी और वी के बीच में रिलेशन था, पी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था। लेकिन इसमें हमें कौन से रिलेशन को लेना है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन के बारे में बात हो रही है तो कोलिजन से समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करेंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था एडियाबैटिक प्रोसेस में? टी वी टू द पावर गामा माइनस वन, यही था ना, Yes, ठीक। sir. ये क्या होता है आपका? कांस्टेंट। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एवरेज कोलिजन टाइम पता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने ये छोड़ा हुआ था कि आप लोग पढ़ेंगे तो कोई पूछेगा। path upon BRMS. क्या क्या? Mean free path upon BRMS. हाँ, तो इसको मीन फ्री पाथ को हम लोग कैसे लिखते हैं? सर बहुत बड़ा अजीब सा फॉर्मूला था, 2 पाई कुछ करके होता है अंडर रूट में। तो ये होता है आपका मीन फ्री पाथ 1 upon pi d square. n पाई डी स्क्वायर रूट 2 वी आर एम एस, यही होता है क्या? ये वी आर एम एस से स्क्वायर भी आता है? नहीं, यही होता है शायद। हाँ, यही होता है, ठीक है। एन क्या है? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम लोग वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज है, ये कितने गैस पार्टिकल्स हैं। चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे, गैस पार्टिकल्स, ठीक है। कि पर यूनिट वॉल्यूम ये आपके कितने गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये सिंपल हम लोग टाइम कैसे निकालें? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उससे निकाला है। और हमने कहा है कि जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं वो कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं? आरएमएस। याद कीजिए, तो हम लोग एवरेज प्रेशर निकाले थे, वहां पे भी आरएमएस वैल्यू ले रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग मीन फ्री पाथ जो कहा अभी आप लोगों ने, वो डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाई वी आर एम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है टाउ का। अब कैसे किया जाए? मेरे पास सभी फॉर्मूले हैं, मेरे को ये भी पता चल गया कि इसको यूज करना है और ये भी पता चल गया कि रिलैक्सेशन, सॉरी, टाइम ऑफ कोलिजन ये है। आगे प्रोसीड कैसे करें? सोचिए सोचिए, आप ही लोग करेंगे, मैं हिंट देता जाऊंगा क्योंकि प्योर मैथ्स है और कुछ नहीं है इसमें। हमें टाउ को वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, तभी कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ पे नंबर डेंसिटी दी हुई है n। तो अगर नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहला पॉइंट ये पता चला हमें कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो इसकी डेफिनेशन है बस वही लिख रहा हूं मैं। और VRMS, देखो टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। तो VRMS आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, VRMS इज इक्वल टू √3RT/n। Yes, sir. तो इसका मतलब VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature. √T। यही होगा ना। अब इन दोनों से रिलेशन निकालिए, इसको पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए क्या आता है, पुट करके देखिए। Sir, tau is directly proportional to V upon under root T. V Yes, sir. डिवाइडेड बाई √T। ये सब तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने n इज प्रोपोर्शनल टू 1/v और VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T ये लिखा। तो ये जो आ रहा है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डिवाइडेड बाय √T। Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दी, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा V T की पावर -1/2। अब इसको यूज करना है यहाँ पे, इसको कैसे यूज करें, क्योंकि आंसर आपका गामा थीटा में दिया हुआ है। T और V के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। मेरे को इसको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? सर पावर को अपन -2 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, दोनों तरफ लेके कर सकते हैं आप लोग। लाइक टाउ की तरफ भी करना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ नहीं कर सकते। कीजिए कीजिए, यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, कीजिए अभी आगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सर k की जगह पर t गामा-1 रख सकते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, यहाँ से मेरे को टेम्परेचर नहीं चाहिए, मेरे को क्वेश्चन में देखिए कैसे पिक करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर q। मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फाइनली। और मेरे पास दो रिलेशन है, एक तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का रिलेशन है और एक आपका टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, T को रिप्लेस कीजिए V के टर्म में और इसको यहाँ पे पुट कीजिए। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा-1, ये पुट कर दीजिए। तो V और T की जगह क्या आ गया, 1/v गामा-1 पावर -1/2। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, जहां पे थोड़ा अलग प्रोसेस कुछ दिया हो, जहां पे मैथ्स ज्यादा यूज हो, जहां पे क्वेश्चन देता है जहां पे मैथ्स का रिक्वायरमेंट आ जाता है कि मैनिपुलेशन करना पड़े। बताइए कितना आ रहा है ये? Sir, tau is directly proportional to V raised to the power gamma plus 1/2. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सभी का यही आ रहा है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसलिए बोल रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। सब ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है। इसके बाद सर हमें आंसर, क्यों, हाँ सर आंसर ठीक है, ये वाला तो आ गया, लेकिन इससे पहला वाला स्टेप समझ नहीं आया, t की वैल्यू कैसे आई। ये वाली T V टू दी पावर गामा-1
इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v की पावर गामा माइनस 1, तो मतलब कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v टू द पावर गामा माइनस 1। ये वैल्यू मैंने क्या की, इधर पुट कर दी। तो देखिए टाउ ये आ गया, और टाउ क्या था, v की पावर q, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। नोट कर लिया। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain mass of an ideal gas is at pressure P1 and V1। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P1, इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, कंप्रेस्ड isothermally, then allowed to expand adiabatically until its pressure returns to P1। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कब तक कर रहे हैं, जब प्रेशर वापस क्या हो जाए, P1 हो जाए। The gas is then allowed to expand its original volume। इसके बाद एक्सपेंशन करने दिया मैंने, ये नहीं दिया कैसा एक्सपेंशन है। वॉल्यूम क्या हो गया, फिर से V1 हो गया। तो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ, आपने क्या किया, एक चैम्बर है जिसमें इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है P1 V1, इसको आपने क्या किया, कंप्रेस्ड किया आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया ताकि प्रेशर फिर से P1 हो जाए, उसके बाद एक्सपेंशन को अलाउ किया, और फाइनली वॉल्यूम फिर से कितना हो गया, V1 हो गया। ठीक, तो देखिए 4 ग्राफ दिए हुए हैं, आपको ये बताने कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। मैं ग्राफ बना देता हूं। ये पहला ग्राफ दिया हुआ है, सेकंड ग्राफ। इजी क्वेश्चन है, फिगर को, ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए।
इसका एरो उल्टा है। बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए? पहला आइसोथर्मल कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। आइसोथर्मल कंप्रेशन तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो ABC, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इन दोनों चीजों को देखूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इन दोनों में कौन एडियाबेटिक होना चाहिए, कौन आइसोथर्मल होना चाहिए? ए भी एडियाबेटिक होगा। ये भी एडियाबेटिक। बताया था मैं, ज्यादा स्लेंट ये पड़ा हुआ ऐसे स्टीप है, ठीक। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमने यहीं से इसको डिवाइड क्रॉस करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे कोई बताए क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला एक्सपेंशन मेरे को नहीं पता। अगर ये भी पता तो मैं डायरेक्ट बता ग्राफ बना देता, ये 4 ऑप्शन फिगर ही बनाने का, ठीक। इससे मैंने फिगर ड्रॉ किया कि मेरे को यहाँ से जो इनकरेक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। अब इस वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पे ABC आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया, वॉल्यूम उतना ही रहा। और एक ये भी ग्राफ है, ये वाला, ये भी देखिए ऐसे तो ग्राफ है ये भी, लेकिन इसमें ये स्ट्रेट लाइन है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस तो है नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, ऐसा तो केस है ही नहीं। आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहा है, पहले ये भी नहीं है, ठीक। इस वाले में आए तो इसमें देखिए, ये आपने कहा कि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है और इसको एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया, ये करेक्ट है। देखिए इन दोनों में देखिए, हम लोग यहीं पर आके रुक गए थे ना, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था, यहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए। यहां पर अगर मैं देखूं, ए से बी आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, बी टू सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, मैंने इसको एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया ताकि फाइनल वॉल्यूम फिर से V1 हो जाए। एक्सपेंड करने के लिए क्यों छोड़ूंगा, यहाँ पे तो V1 पे पहुंच चुका है कि नहीं, इसलिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। मीनाक्षी क्लियर है, आपका डाउट था ये? Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुट कीजिए। टेम्परेचर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। मतलब क्या, अगर मेरे को टाइम ऑफ कोलिजन पता चल गया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या है कि हमें दो चीजें निकालनी है, मीन फ्री पाथ और फ्रीक्वेंसी, ये निकालने हैं डेटा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो ये दो चीजें निकालनी है और आपको गिवन क्या क्या है, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, रेडियस दिया हुआ है नाइट्रोजन का 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली
बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। कैसे करें? अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन निकालना चाहूं तो टाइम ऑफ कोलिजन का अभी आपने फॉर्मूला लिखा था 1 डिवाइडेड बाई n पाई d स्क्वायर रूट 2 v RMS, ठीक है। v RMS का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 3 RT बाई n। v RMS तो निकल जाएगा ना, m को kg पर मोल में लिखेगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोग किस में लेंगे? kg पर मोल में। v RMS कैलकुलेट हो जाएगा। डी आपको दिया हुआ है, डी कैसे दिया हुआ बताइए? अगर कोलिजन हो रहा है तो वो डायमीटर के इक्वल होगा, रेडियस नहीं, डायमीटर डायमीटर, ठीक है ना। दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक, तो वो क्या होगा? डी की वैल्यू इसके डायमीटर के इक्वल। और एन, एन कैसे निकालें? एन कैसे निकालें? 90 करके जो है फिर हमें वो मिल जाएगा ना वॉल्यूम, और उसके बाद वो निकल जाएगा। हाँ बताइए, इन्होंने तो बताया, और कोई? हम लोग ये कैसे निकालें? एन प्रेशर दिया हुआ, प्रेशर का कुछ यूज आने वाला है क्या? है? ठीक है, पीवी इज इक्वल, ठीक, तो एन तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। देखिए ये है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सर डेंसिटी निकालने का कुछ यूज है? हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। एन अपॉन वी करूं, एन अपॉन वी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पी डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो मैं क्या मानूंगा कि 1 मोल है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल मानूंगा, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी। बाबा इससे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था कल। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नहीं मतलब कि नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी कैसे निकालेगा? अगर एन को 1 मोल मान लिया, 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पी अपॉन आर टी होगा ना। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू पी पता है, आर पता है, टेम्परेचर पता है, केल्विन में रखिएगा। तो ये एन भी पता चल गया, ये पता चल जाएगा तो टाउ पता चल जाएगा। अगर टाउ पता चलेगा तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अगर टाउ पता चल गया तो मीन फ्री पाथ भी निकाल सकता हूं क्या? यही तो है मीन फ्री पाथ। आ गया समझ में? यस। वो क्यों निकालूंगा? अरे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये सब तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा आपका, ये है नंबर डेंसिटी। मीनाक्षी हो जाएगा? यस सर। जी, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी फ्लूइड चल रहा है ना, फ्लूइड पहले हम लोग पूरा पढ़ लें, तो उसके बाद मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे फ्लूइड खत्म हो गई, इस क्वेश्चन को दोबारा पूछिएगा जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, ओके सर। क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और कोई डाउट है किसी का? मैं स्टार्ट करूं? सर थर्मोडायनेमिक्स वाली शीट में से बचे हैं कुछ क्वेश्चन। बताइए बताइए बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 46।
reversible engine and irreversible engine are working between the same temperature. The efficiency of दोनों का सेम रहेगा, रिवर्सिबल का ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, या हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते। 46 सोच के बताइए, मेरे पास एक रिवर्सिबल इंजन है और एक इरिवर्सिबल इंजन है, किसमें एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें लॉस कम हो? Yes. लॉस किसमें कम होगा? रिवर्सिबल। Reversible. इरिवर्सिबल में कैसे लॉस कम होगा? सिंपल था, हमने जैसे पिस्टन है, रिवर्सिबल का मतलब क्या हो? पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो रिवर्सिबल क्या होगा? वो उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस इसलिए हम लोग लगाएंगे कि अगर हम लोग बात करें सिंपल व्हीकल्स के, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें पिस्टन लगा रहता है और यहाँ पे पेट्रोल का चैम्बर होता है, यहाँ पे उसे इग्नाइट किया जाता है और ये गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो अगर उस पिस्टन को याद करें, आपने कहा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मान लिया अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो पिस्टन इस पोजीशन पे है शुरुआत में, ठीक, ये ऊपर गया, ये यहां तक आया, ये वहां तक नहीं पहुंचेगा, मतलब कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए, तभी तो हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये पोजीशन थी इनिशियल पिस्टन की, ये मान लीजिए है, ये पिस्टन है, ये पहली पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन। तो पिस्टन मूव करेगा, अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और यहाँ पे गियर बॉक्स लगी रहती है जिसके कारण व्हील्स आगे रोटेट करता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये घूम के वापस आएगा तो इस पोजीशन पर रुक जाएगा ना, ये वापस उस पोजीशन पे थोड़ी ना आएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब वो क्या हुआ? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फिर से ये यहाँ से, अब मैं इसको इनिशियल स्टेट मानूंगा सेकंड पिस्टन के मूवमेंट के लिए, फिर से ऊपर गया, फिर से आया तो ये कहीं और रह जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? पिस्टन ऊपर जाता है फिर उसी पोजीशन पे आता है, फिर पिस्टन ऊपर जाता है फिर उसी पोजीशन पे आता है, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। तो आपका कॉमन सेंस क्या करना चाहिए कि रियल लाइफ में तुम लोग यही वाला पिस्टन यूज करते हैं। अगर रियल लाइफ में ये वाला पिस्टन यूज करते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो मैं क्यों यूज करूंगा? पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, मेरे को एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब कि गाड़ी की एवरेज ज्यादा देना है। अगर गाड़ी की एवरेज ज्यादा देनी है, इसका मतलब वो एफिशिएंसी है कि कितना पेट्रोल कंबस्ट हो रहा है और उसके कारण कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है। इसी को हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल में इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार, जिसको आप लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज कब ज्यादा होता है? जब ये आपका क्या हो? रिवर्सिबल प्रोसेस। या सिंपल सोचिए, पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया तो ये वाला पार्ट तो लॉस में जा रहा है ना, इतनी एनर्जी उस पिस्टन के पास थी नहीं कि वापस उस पोजीशन पे पहुंच सके, तो मतलब कि ये वाली एनर्जी लॉस में चली गई होगी ना, अगर होती तो वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाता, ठीक। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। सिंपल कीजिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में पावर लॉस ज्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस ज्यादा होता है, लॉस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन लॉस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। So 49. देखिए रेफ्रिजरेटर का भी देख लीजिए। सर मैंने भी आपको टेलीग्राम पे भेजे हैं क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। इनसाइड टेम्परेचर कितना है रेफ्रिजरेटर की? 273 केल्विन, और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। रेफ्रिजरेटर की इनसाइड और आउटसाइड दिया हुआ है। For every joule of work done, the heat delivered to the surrounding will be nearly। एफिशिएंसी याद कीजिए, एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T2 बाई T1। ये T1 T2 नहीं, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी?
कार्नोट इंजन के लिए पढ़ा था नहीं एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो Yes. एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या है 273। उल्टा सोचे, उल्टा उस दिन पूरा डायग्राम बना के बताया था, और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर 1 से बड़ा के 300 डिवाइडेड बाई 273 कर दिया तो 1 माइनस 1.2, तो 0.2, ये तो एफिशिएंसी बढ़ गया 200%। एफिशिएंसी 1 से हमेशा छोटा आएगा अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। तो 273 बाई 300 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रैक्शन में मत निकालिएगा, ऐसे बताइए कितना आ रहा है। 300 माइनस 27, तो 9/100 आ जाएगा। ये आ रही है, ठीक है। कार्नोट इंजन के हिसाब से आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, और एक फॉर्मूला आपको पता था बीटा का, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसका फॉर्मूला कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के हिसाब से दिया रहता है, क्या होता है, लास्ट टाइम पूरा बताया था, जो बताया था उसी में ये वैल्यू पुट करके देखिए, यही आ जाएगा। ये क्या है, बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 91/9। 91/9। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए, हमें क्या निकालना है, आपसे पूछा गया था हीट डिलीवर टू द सराउंडिंग, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई W, याद आ रहा है। वर्क डन यहाँ पे दिया हुआ है 1 जूल, और Q कितना दिया हुआ है, ये Q निकालना है, और बीटा कितना है, आगे समझे। लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें मैच करना पड़ेगा कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 10.11 समथिंग, तो 10.11 के आसपास में कोई है 11 को मार्क कर देंगे। So 49. चलिए, एक क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है कि अगर उसके अंदर मैंने कोई भी सामान को रखा तो उसको वो ठंडा कर देगा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दूं तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि उसको वार्म कर देगा, ये कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा। रेफ्रिजरेटर को इसलिए बोला था, थोड़ा सा फिगर को ध्यान दीजिए, आपको तुरंत समझ। रेफ्रिजरेटर कर क्या रहा है, ये था, यही बताया था ना, वर्क डन करना पड़ेगा, हीट निकालेगा, ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वर्क डन करता है, उसके कारण Q अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, रेफ्रिजरेटर, उसके कारण Q अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल रहा है, तभी तो अंदर वाली चीजें ठंडी हो रही है। अब मैंने क्या किया, डोर को ही ओपन कर दिया। अगर मैं डोर को ओपन कर दूं, आपका कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडे वाला काम कर रहा था, अगर मैं डोर को ओपन कर दूं तो एसी का काम करने लगेगा, तो एसी हम लोग बनाते ही नहीं, ठीक है ना। एक ही से काम हो जाता, रेफ्रिजरेटर खरीद लेता, रात में उसका डोर को ओपन कर देता, ठीक। लेकिन अगर लॉजिकली इसको अगर आप लोग देखें तो ये रेफ्रिजरेटर W वर्क डन कर रहा है, उसके कारण Q अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो कहां जा रहा है,
रूम में ही तो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा अल्टीमेटली, रूम को गर्म कर देगा। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए, उल्टा मत सोचिएगा कि एसी का काम करने लगा रूम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो हीट निकालेगा तब जाके उसके अंदर की चीजें ठंडी रहती हैं, और हीट निकालेगा तो कहाँ दे रहा है, रूम में दे रहा है वो तो, इसके आसपास कुछ है ही नहीं। इसलिए जो पुराने रेफ्रिजरेटर देखते होंगे तो पीछे कुछ ऐसे जाली टाइप के बने रहते थे, पुराने पुराने, देखा आपने? Yes, sir. नहीं देखा है? देखा है अच्छा, sir. आप लोग तो नए जमाने के हैं ना, तो इतनी देखा है। पुरानी चीजें जैसे देखा है तो अच्छी बात है। तो ये कूलेंट का काम करता था, ऐसे लगाते थे इसको, तो इतना गर्म ना हो जाए कि रेफ्रिजरेटर पीछे से उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए उसके मटेरियल। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगे हैं, रिले वगैरह लगा दें जिसके कारण वो कूलेंट अंदर ही अंदर उसको ठंडा कर देता है, गर्म नहीं होने देता बॉडी को। नेक्स्ट, Sir, section B का 14. देखिए ट्राई एटॉमिक गैस है, इसको हम लोग कितना हीट दे रहे हैं, 800 कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे 800 किलो कैलोरी हीट दिया जा रहा है। द एनर्जी यूज्ड बाय द गैस इन वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग, जैसे अगर हम लोग लिखें डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट सराउंडिंग। इसका मतलब हम लोग जो हीट दे रहे हैं बाहर से तो दे रहे हैं हीट, वो अंदर तो थोड़ी ना हीट जनरेट हो रहा है कहीं से। अगर सिंपल लॉजिकली सोचिए, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं Q अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो उसमें से उसके कुछ एनर्जी चेंज में चला जाएगा और कुछ उसके वर्क डन में चला जाएगा। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट सराउंडिंग, इसका मतलब डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q पूछा जा रहा है, मतलब कि कितना फ्रैक्शन आपका वर्क डन में चला गया। आपने दिया 100 जूल, यहां पे मान लीजिए चला गया 60 जूल और यहां पे चला गया 40 जूल, तो इसने सराउंडिंग के कंपैरिजन में कितना फ्रैक्शन इसके पास गया, 40 बाई मतलब 0.4 गया ना, ये पूछ रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली ये हुआ, इसका मतलब कि रेशियो पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन वर्क डन में जा रहा है। निकाल सकते हैं क्या? वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है आइसोबेरिक प्रोसेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे NR डेल्टा T, ये होता है ना वर्क डन। ठीक, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, और सराउंडिंग से कितना आप लोग दे रहे हैं 800। अब मेरे पास तो कुछ डेटा है ही नहीं, कुछ और होना चाहिए ना निकालने के लिए, कैसे निकालें? तो डेल्टा टी निकल सकता है वो फॉर्मूला लगा के Q इक्वल टू NCP डेल्टा टी से। एक हमें गामा का रिलेशन पता है, गामा का रिलेशन यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, एडिबेटिक वाला। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे जो डेल्टा Q लिखेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये क्लियर है।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हो रही है। और डेल्टा यू क्या होता है? NCV डेल्टा टी। वर्क डन को वैसे रहने दीजिए, मेरे को तो वर्क डन का निकालना है। ठीक, तो पूरे को मैं किससे डिवाइड कर दूं? NCP डेल्टा टी से। देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। NCP डेल्टा T से डिवाइड कर दिया था, 1 आ गया। इधर क्या बचेगा? CV अपॉन CP प्लस डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, यही होगा ना। CP अपॉन CV क्या होता है? गामा। तो CV अपॉन CP क्या हो जाएगा? 1 अपॉन गामा। ट्राइएटॉमिक के लिए गामा पता है ना, पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। हो जाएगा। नेक्स्ट सर सेक्शन बी का 14। 14। ये नोट कर लिया। यस एक ग्राफ दिया हुआ है और एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है, पीवी ग्राफ, एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है ग्राफ में, 2V0 और 3P0। मोनोएटॉमिक गैस। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है एट पॉइंट ए द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम। क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम, इसका मतलब dP अपॉन dV। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, dP अपॉन dV, ये निकालना है। और ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। आप लोगों ने SHM वेव पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस गामा P अपॉन V। तभी तो गामा RT/m रखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड में। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा। तो dP अपॉन dV कितना हो जाएगा? माइनस गामा अपॉन गामा P अपॉन V। और ये क्लास में करवाया भी है, मैंने बोला था कि इसका स्लो गामा टाइम ज्यादा होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, इससे ज्यादा स्टीप होता है। याद आ रहा है? यस सर। तो चलिए यहाँ पे P और V, P की वैल्यू कितनी दी है? 3P0 और V की वैल्यू दी हुई है 2V0। वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। और गामा पता है ना मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सर 15। जब सेक्शन ए में तो क्या करी थी? अभी सेक्शन ए के तो क्वेश्चन करें तो सेक्शन बी कैसे पहुंच गए? बता रहा हूँ। देखिए log T और log V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ये है AB। फोर टू फोर, ये गिवन है ग्राफ। और आपसे पूछा गया कि ये कौन सा गैस है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, या मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक। लेकिन मेन मुद्दा है कि मेरे को गामा निकालना है इस ग्राफ से।
कैसे निकालें? एडियाबेटिक है प्रोसेस, कैसा है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है। अब हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, लॉग। लॉग लीजिए, क्या आ जाएगा, लॉग टी प्लस लॉग वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग कांस्टेंट, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, लॉग टी प्लस गामा माइनस 1 लॉग वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इधर स्लोप को देखूं, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको मान लीजिए y क्योंकि लॉग टी है, और ये लॉग v को क्या मान लीजिए x। तो ये ऐसा हो गया y प्लस एम एक्स के फॉर्म में इज इक्वल टू सी, यही होगा ना। ये सर अब तो स्लोप निकाल के हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं स्लोप देखूं तो स्लोप कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1, ठीक है। तो गामा माइनस 1 स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। निकालिए निकालिए फटाफट करके देख लीजिए, यहां तक पहुंच गए तो यहां पे निकालिए गामा की वैल्यू। स्लोप पता है आपको। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। अगर मैं को इस वाले टर्म को इस फॉर्म में लिखूं तो स्लोप हो जाएगा 1 माइनस गामा, ये उधर चला जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो स्लोप कितना आ गया, 1 माइनस गामा, और यहाँ पे स्लोप कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। नहीं सर 1 नहीं आएगा, आपने फिगर थोड़ा सा गलत बना दिया है शायद। ऐसा गलत कुछ है फिगर में, क्या हाँ करूं? अच्छा ये सर 1 है, नीचे जो, हाँ 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, और इधर क्या आ गया, मोनोटोनिक गैस है। 1 माइनस गामा, और ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है ना, हाँ इसलिए साइन का ध्यान रखिएगा यहाँ पे बस, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये क्या आ गया, मोनो एटम। क्लियर है? यस सर। आप लोग गड़बड़ यहीं पे करेंगे, यहाँ पे साइन लगाना भूल जाएंगे, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो ये आपका माइनस नहीं आएगा। टेन थीटा लेते हैं ना, टेन थीटा देखिए क्या है, ऑब्ट्यूज है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट सर 18। ये 200 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, और ये 10 और ये 20। प्रेशर किलो पास्कल में और वॉल्यूम
cc cubic centimeter. Gas is taken from A to C. ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं, A to C तक ले जा रहे हैं गैस। एक ये पाथ है आपके पास और एक पाथ ये है A से B, और आपका डेल्टा U होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं A से C जाऊं या A to B, B to C जाऊं, दोनों प्रोसेस के लिए जो डेल्टा U आएगा वो तो सेम आएगा ना, दोनों पाथ के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा U निकालूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A to C लेके जा रहे हैं तो हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 8 जूल। इसका मतलब यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ 8 जूल। तो मेरे से पूछा गया हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन टेकिंग फ्रॉम A to C थ्रू B। अच्छा सॉरी क्वेश्चन ये है, मैं इस प्रोसेस में जा रहा हूँ A to B, B to C, इसमें कितना हीट दे रहा हूँ, 8 जूल। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक। तो अगर मैं A to C डायरेक्ट जाऊं तो इधर कितना हीट देना पड़ेगा, क्वेश्चन आगे समझ लें। दो पाथ है, एक A से C डायरेक्ट पाथ है और एक है आपका पाथ A to B, B to C। मैं इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, A से B, B से C। अगर इस वाले पाथ से मेरे को गैस को ले जाना है तो मेरे को हीट देना पड़ रहा है 8 जूल का। तो पहले इक्वेशन बनाइए फटाफट। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 8 माइनस डेल्टा W। और डेल्टा W का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। ये एरिया कितना आ रहा है, प्रेशर कितना है 10 और वॉल्यूम कितना है 200। ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ये किलो पास्कल में दिया, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा। गलती यहीं पे हो सकती है और कहीं पे। तो ये वर्क डन आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा U आ गया, ठीक है। अब डेल्टा U आ गया, मेरे को A से C के बारे में बात करनी है। तो A से C में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U क्या किया आपने, यहां से निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा W कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ना, इस ट्रायंगल के एरिया भी ऐड हो जाएगा। आगे समझ में, Yes, sir. बाबा बोल रहा हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा, किलो पास्कल इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब, 10 टू पावर 6 मीटर क्यूब। लिख देता हूँ, इसको यूज कीजिएगा। और किलो पास्कल है, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 पास्कल। बस ये दो चीजें यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि सॉल्व करूं पूरा? नहीं सर, हो जाएगा सर। 26। चलिए इसको कल करते हैं, 11:30 हो गया है। केमिस्ट्री वाले सर ने कहा था कि मेरा टाइम मत लीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग कल इसका आगे फिर से ले लेंगे हाफ एन आवर जो बचा हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था जब तक डाउट नहीं होंगे मैं क्लास एक्सटेंड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर एक्स्ट्रा लेना पड़े तो मैं संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको मेकअप कर दूंगा। कब तक होना है आप लोगों का, डिक्लेयर हुआ? एनटीए ने कुछ डिक्लेयर किया? सब कुछ नहीं हुआ अभी तो। चलिए ठीक है, तो कल लास्ट है डाउट सेशन का, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे नहीं हुए सर, या बस जो भी कुछ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आप लोग जिनका जो ऑनलाइन है वो लोग टेलीग्राम में मेरे को सेंड कर दीजिएगा अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर 3 दिन का डाउट सेशन हो गया। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कंफ्यूजन के साथ छूट जाए।
सर वो आप अपना टेलीग्राम हैंडल एक बार और बता दो, मेरे पास नहीं है, किस नंबर से है? ओके सर, हो गया। ठीक है भावना, जो आपके क्वेश्चन रह गए उसको कल डिस्कस कर लेंगे। भावना है, चली गई? थैंक यू सर। अच्छा, सिर्फ थैंक यू बोलेंगे, म्यूट किया। तुमसे बोल देते हैं हाँ ठीक है सर, कल कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो कल जो डाउट बचे हुए हैं उसको कल देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हीट एंड थर्मोडायनेमिक थर्मल प्रॉपर्टी और केटीजी इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 दिन का इतनी जल्दी मिलता नहीं है डाउट सेशन कि 3 दिन तक हम लोग डाउट ही कर रहे हैं, वो भी सर एक रिपीटर बैच में। बार सर को बोल देना कि वो ना 27 जनवरी का वो भेज देंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ओके बाय। थैंक यू। ओके।